नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे यूपी उपचुनाव के रण की। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की घटक दल समाजवादी पार्टी 8 और कांग्रेस 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के हिस्से में गाजियाबाद और खैर सीट आई है। सपा ने मीरापुर सीट के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस सीट पर सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने अब तक 7 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है, जिसमें प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों कटेहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मिल्कीपुर की अयोध्या, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मंझवा, मिर्जापुर, सीसामऊ, कानपुर नगर, खैर, अलीगढ़, फूलपुर, प्रयागराज और कुंदरकी, मुरादाबाद पर उपचुनाव होना है। आज उसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की घटक दल समाजवादी पार्टी ने 8 और कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस के हिस्से में गाजियाबाद और खैर सीट आई है। सपा ने मीरापुर सीट के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको बता दें, पार्टी ने इस सीट पर सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है और सपा ने अब तक 7 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, जिसमें खैर और गाजियाबाद की ये 2 सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों अंबेडकर नगर की कटेहरी, मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, इसके अलावा मिर्जापुर, मंझवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदरकी पर उपचुनाव होना है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना समीकरण सटीक बैठ रहा है सपा और कांग्रेस का, क्योंकि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, खैर और गाजियाबाद। ये 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है और बाकी की जो बची सीटें हैं वहां पे सपा अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। 1 सीट पर अभी प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। आज उसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किन 10 सीटों पर ये जो दंगल है यूपी में उपचुनाव का, वो कितना ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। अलीगढ़ के खैर सीट पर उपचुनाव है। इसके अलावा सपा और कांग्रेस का जो फॉर्मूला सेट हुआ है वो कितना कारगर साबित होता है, ये भी चर्चा का विषय है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पे उपचुनाव है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिर्जापुर के मंझवा सीट पर उपचुनाव है। तो वहीं बात करें, मैनपुरी के करहल सीट पर चुनाव है। काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है मैनपुरी की ये करहल सीट, जहां पर उपचुनाव है। 10 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव है, जो काफी ज्यादा हॉट सीट है। अंबेडकर नगर के कटेहरी सीट पर उपचुनाव है। इसके अलावा मुरादाबाद के कुंदरकी सीट पर उपचुनाव है। और देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया है और तारीखों के ऐलान के साथ ही जो अब सरगर्मियां हैं चुनाव को लेकर, वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। गाजियाबाद सदर, फूलपुर और सीसामऊ में भी उपचुनाव है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव है। तो उपचुनाव का रण सज चुका है। सपा कांग्रेस का फॉर्मूला भी सेट हो गया है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं सवालों का और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता। सबसे पहले शबाब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए समीकरण की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस और सपा अपना ये समीकरण तो सेट कर ही रही है, लेकिन ये समीकरण जमीनी स्तर पर कितना सेट हो रहा है या कितना कारगर साबित हो रहा है, ये आप बखूबी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपके हिसाब से ये समीकरण कितना ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रहा है?
हाँ बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये लिटमस टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश में। गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साफ तौर से दोनों राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाईपोल होने थे, लेकिन अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वहां पर इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक मामला कोर्ट में है। तो हालांकि उस मामले को लेकर के भी जो पूर्व विधायक और याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ थे, वो हाईकोर्ट पहुंचे थे अपनी याचिका को वापस लेने। उनको उम्मीद थी कि याचिका वो वापस ले लेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तक वो कागज पहुंच जाएंगे और यहाँ पर भी चुनाव घोषित हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। मिल्कीपुर में चुनाव पोस्टपोन हो गए। कोर्ट ने 15 दिन की स्टे की तारीख दे दी है, यानी कि मिल्कीपुर के अलावा शेष 9 सीटों पर बाईपोल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो 7 और 2 सीटों की ये शेयरिंग है। हालांकि शुरू शुरू से ये गठबंधन की शेयरिंग जो है वो 5-5 की चल रही थी। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी शुरू से इस बात को कह रही थी कि 5 सीटें तो नहीं दी जा सकती। आप पूर्व में जिन 5 सीटों को मांग रहे हैं, विधानसभा चुनाव जो आपने 2022 का लड़ा था, वहां पर आपकी क्या स्थिति थी, किस तरीके से आपने वहां पर वोट शेयर लिया था, आप उसकी रिपोर्ट भेजिए। तमाम माथापच्ची होती रही। उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव आ गया, जहां पर कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक हार थी। हालांकि उस हार का इफेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर सीट शेयरिंग के मामले में है। वो अब कांग्रेस से सीटों के बार्गेन को लेकर के जो है वो बढ़कर आगे बात कर रही है, और उसी का नतीजा है कि जो सीट का शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 7 और 2 पर तय हुआ है। 7 सीटों में से भी समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट जी। अनाउंस कर दिए हैं। एक कुंदरकी की सीट बची है, जहां पर उसे सिर्फ अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना है। बाकी की सभी सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें जो हैं वो बहुत ठीक है। साफ तौर से सामने हैं। ऐसे में दोनों ठीक है, राजनीतिक ठीक है पार्टियों के शबाब, लिए एक आऊंगी बड़ा आपके पास। चुनावी नवीन माहौल। दुबे जी भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में। देखिए, सुम्बुल राणा को टिकट दिया गया है सपा की तरफ से मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। कितना समीकरण सेट हो रहा है सुम्बुल राणा को टिकट देने पे, और क्या समझ रहे हैं आप इस ये जो समीकरण कांग्रेस और सपा का सेट हो रहा है, ये कितना इफेक्टिव नजर आने वाला है उपचुनाव में? क्योंकि जो दावे जो वादे किए जा रहे थे, हालांकि लड़ाई तो 5-5 सीटों की थी, 5 सीटों पे कांग्रेस, 5 सीटों पे सपा, लेकिन अब ये 8 और 2 का रेशियो निकल के सामने आ रहा है। बिल्कुल सीमा जी, एक चीज देखिएगा कि अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें जो हाल में ही संपन्न हुए हैं, उसमें 63 सीट पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ी थी, 17 सीट के ऊपर कांग्रेस लड़ी थी। तो ये जो स्ट्राइक रेट अगर आप देखें कि 63 में लड़ने के बाद 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया, अच्छी जीत हुई। और 17 में से 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 55+% का स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी का रहा और 33+ का स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा। अब जो बंटवारा इन्होंने किया, बहुत मैं समझता हूं बेहतरीन कॉम्बिनेशन बिठाला है समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने आपसी सामंजस्य के साथ में। और आप एक चीज देखिए, 2 सीटों पर जो खैर और गाजियाबाद सीटें जहां कांग्रेस को मिली हैं, कांग्रेस में आप देखिए लोकसभा में डॉली शर्मा लड़ी थी, लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छी टक्कर दी थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से फिर कोई ना कोई वहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी ही आएगा और भारतीय जनता पार्टी संभवतः वहां पर किसी बेस्ट समाज से किसी प्रत्याशी को ला सकती है, क्षत्रिय समाज से ला सकती है, लेकिन मुझे संभावनाएं बेस्ट की ज्यादा लग रही हैं। इसी तरीके से खैर क्या है, सुरक्षित सीट है। खैर सुरक्षित सीट होने के नाते वहां लड़ना ही किसी दलित प्रत्याशी को है, और वहां पर जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कांग्रेस के लिए वो मुफीद सीट है। मुझे लगता है कांग्रेस वहां अच्छी पोजीशन में रहेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब हम करते हैं ओवरऑल 9 सीटों की बात। और जहां तक हम अगर मिल्कीपुर की बात करें, मिल्कीपुर में जिस समय चुनाव आयोग ने, आप एक मजेदार बात देखिएगा, कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, किसी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं था उस याचिका पर, कहीं कोई रोक नहीं थी, कोई ऑर्डर ही नहीं था। बावजूद इसके आपने स्वतः संज्ञान लिया और उठा के डिक्लेयर कर दिया कि साहब यहाँ हम चुनाव होल्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है भाजपा के लिए, तो मुझे ऐसा लगता क्योंकि है देखिए प्रतिष्ठा का भी विषय है और उपचुनाव है, तो ऐसे में जो टैकिंग चीजें हैं वो काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। निकिता हमारे साथ बनी हुई है, हमारी संवाददाता है लखनऊ से। निकिता, देखिए सपा 8 पर, कांग्रेस 2 पर, क्या रिश्ते बनेंगे सपा और कांग्रेस के आगे, या बिगड़ने की स्थिति नजर आ रही है?
देखिए, जिस तरीके से अब चुनाव आयोग ने जो बाई इलेक्शंस हैं उनकी डेट फाइनलाइज कर दी है, और ऐसे में जिस तरीके से 9 सीटों को लेकर के नामांकन यानी नॉमिनेशन आज से ही है, और आज जो अधिसूचना है वो भी जारी हो जाएगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन होना है, और साथ ही उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में जो उपचुनाव है उसकी अधिसूचना आज से जारी हो जाएगी। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो इन्होंने कई सीटों पर अपने चेहरों को उतार दिया है जो कॉम्पीट करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी, अभी उनका जो मंथन का सिलसिला है वो जारी है। कल भी जिस तरीके से देखा कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन भी सौंपा है कि जो डेट्स हैं उनको कुछ आगे पीछे ज़रूर कर लें, क्योंकि कई ऐसे त्यौहार हैं जहां जो बाधित कर सकते हैं। साथ ही अब सीटों की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस की अगर बात करें तो 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे आए हैं, चाहे हम जम्मू की बात करें, चाहे हम हाल ही में जहां पर चुनाव हुए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब बड़ा फूक फूक के कदम रखना चाहती है। और यही एक वजह है कि उन्होंने अखिलेश यादव ने 2 सीट यानी कि खैर और गाजियाबाद की सीट देने के लिए कहा है कि कांग्रेस इस पे चुनाव अपना उम्मीदवार मनचाहा उतार कर लड़ सकती है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट अजय राय की बात करूं तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने मांग 5 की थी। लेकिन फिलहाल जो भी रणनीति यहां तय हुई है, उपचुनाव हर पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के, साथ ही अभी एक सीट को जिस तरीके से होल्ड पर रखा गया है उसको लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने भी जो ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी क्या डेट्स का फाइनलाइजेशन करते हैं ये भी एक बड़ी बात है। तो फिलहाल नामांकन और नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आज से नॉमिनेशन फिलहाल शुरू कर दिए गए हैं, और साथ ही इसके साथ जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी है, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने कुछ सीटों पर अपने चेहरों को उतार दिया है फील्ड में, और जबकि कांग्रेस को भी अभी 2 सीटों फिलहाल शेयरिंग पर जो बात है वो कहीं ना कहीं बनी है। भाजपा अभी भी अपने नामों को लेकर के मंथन कर रही है, और कहा जा रहा है जल्द ही, क्योंकि अब नामांकन शुरू हो चुके हैं, तो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जो नाम है इनिशियल तौर पर, फाइनल तौर पर उनका भी ऐलान कर देगी। जिस तरीके से प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो विधायक से जो लोग सांसद बन गए थे उसमें खाली सीटों की अगर बात की जाए, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, यहाँ पर सभी, मीरापुर है, कुंदरकी है, करहल है, कटहरी है, यहाँ सभी जो फूलपुर और विधायक हैं, जो विधायक हैं वो सांसद बन गए थे, जो सीट खाली हो गई हैं। तो फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से फूलपुर सीट का जिक्र किया, इससे जुड़ा एक सवाल मेरा नवीन दुबे जी से है। नवीन दुबे जी, देखिए, हालांकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है वो एनडीए पार्टी की सहयोगी है, लेकिन अब इस सीट से बीजेपी के लिए क्या टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि चिराग पासवान यहां से भी अपना एक प्रत्याशी उतारने वाले हैं, या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा? देखिए, 2 चीजें हैं सीमा जी, एक निषाद पार्टी और दूसरी चिराग पासवान। चिराग पासवान को तो भाजपा समझा सकती है क्योंकि उनको मंत्रालय ऑलरेडी मिला हुआ है, और दूसरी चीज की है कि उनका कोई वजूद उत्तर प्रदेश में रहा नहीं है कभी, तो लेकिन निषाद पार्टी को समझाना भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। बावजूद इसके, चूंकि निषाद पार्टी के पास भी मंत्रालय है और वो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर वो छोड़ के भी जाते हैं संजय निषाद तब भी कोई फर्क पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे है नहीं। इसलिए भाजपा इस समय इन सीटों पर डिक्टेटिंग पोजीशन में है, वो जो चाहे वैसा फैसला ले सकती। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इन 9 सीटों पर जो अभी इलेक्शन हो रहा है ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, उसका डेवलपमेंट का एजेंडा कहीं कोई कामयाब नहीं हुआ है, और जिस तरीके से उसको लोकसभा में अपनी बुरी स्थिति देखने को मिली है उसका कहीं ना कहीं असर इन उपचुनावों में दिखाई देगा। और आप एक चीज देखिए, कांग्रेस और सपा बहुत उत्साहित हैं, बावजूद इसके इन उपचुनावों में एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वो किसी के खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई बीएसपी चुनाव लड़ेगी, बीएसपी तो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ी थी, मैक्सिमम सीटों पर हासिल किया हुआ उनको एकमात्र विधायक है, कांग्रेस के भी मात्र 2 विधायक हैं, जबकि वोट प्रतिशत बसपा का 12% था। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ऑक्सीजन देने का काम कांग्रेस को करेगी, और उसका लाभ
बाकी गाजियाबाद में तो टफ फाइट दे ही रही है कांग्रेस, लेकिन खैर बड़ी आसानी से कांग्रेस निकाल ले जाएगी, ये तो तय। आसानी से कांग्रेस निकाल ले जाएगी। देखिए, क्योंकि पीटीए भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब शबाब, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन केंद्र और प्रदेश सरकार की विफलताओं के साथ ही पीटीए को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मान रही है, और इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। क्या वो इस मुद्दे को भुना पाएगी? मुज्तबा सिद्दीकी का अपना एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। वो फूलपुर के अलावा आसपास की सीटों से विधायक रहे हैं, बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर फूलपुर में। हालांकि फूलपुर सीट कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ से पहली बार इस इलाके से लोकसभा पहुंचे थे, देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो इलाहाबाद प्रयागराज की जो सरजमी है वो कांग्रेसियों के लिए बड़ा जो है सम्मान का विषय है, इसलिए कांग्रेस वहां से भी टिकट मांग रही थी। और जब समाजवादी पार्टी ने वहां से अपने प्रत्याशी को मुज्तबा सिद्दीकी को उतारा है, तो निश्चित तौर पर मुज्तबा सिद्दीकी पर बड़ा काम किया गया है। जो बात नवीन जी ने कही, ये बात बहुत बारीकी से समझने लायक है कि घटक दल जो होते हैं उनके पास खोने के लिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी में चिराग पासवान और संजय निषाद अपनी बात कह रहे हैं। संजय निषाद से कल भी हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश पहले यही रहेगी कि भाजपा में सीट दे दे, क्योंकि मझुआ में उनका विधायक था, वो सांसद बन गया, भाजपा ने टिकट दे दिया उसको, तो वो अभी पैदल है। अगर मझुआ से भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी नहीं देती है तो फिर संजय निषाद आगे क्या कदम उठाएंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। क्योंकि भाजपा ने अपने गठबंधन में एक सीट आरएलडी को दे दी है, बाकायदा मीरापुर पर आरएलडी का प्रत्याशी उतरेगा, इसका औपचारिक रूप से ऐलान हो चुका है। तो घटक दलों के साथ ये बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वो साथ के लोगों को कैसे लेकर चलें। बड़े राजनीतिक पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही हाल इंडिया गठबंधन में भी है कि इंडिया गठबंधन जो बना, हालांकि बहुत चर्चाएं हुई कि गठबंधन चल नहीं पाएगा, विफल हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते रहे कि गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी पॉलिटिकली सरजमीन को बनाना है। वो हरियाणा में चुनाव में टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने यह कहा कि आपका कैडर नहीं है यहाँ पर, आपका कोई जनाधार नहीं, इसलिए हम आपको यहाँ से कोई टिकट नहीं देंगे, कांग्रेस फुल फ्लैश में सरकार बना रही है। अखिलेश यादव शांत हो गए, ट्वीट उन्होंने किया कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। अखिलेश यादव ने कॉम्प्रोमाइज इसीलिए किया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के इन बाई इलेक्शन में कांग्रेस को उसके मुताबिक सीटें नहीं देना चाहते थे। अगर अखिलेश यादव हरियाणा में चुनाव लड़ने पर लड़ जाते कि नहीं हमें 2 सीटें चाहिए, कांग्रेस उनको दे भी देती, तो शायद अखिलेश यादव आज जो बार्गेनिंग कांग्रेस से कर रहे हैं 7 और 2 की, वो नहीं कर पाते। यही हाल सेम जो है मध्य प्रदेश में भी हुआ था, वहां पर भी वो लड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। अब तीसरा चुनाव महाराष्ट्र में है, यहां पर गठबंधन में कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर रही है। क्यों? क्योंकि अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन के तहत 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए उनके 2 विधायक वहां पर हैं। अखिलेश यादव इस समय बंबई के लिए लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। वहां पर उनकी 2 जनसभाएं बड़ी होनी है, आज होनी है और कल होनी है। दोनों ही जो जनसभाएं हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में होनी है। अखिलेश यादव का टारगेट 2 है, पहला मुसलमान मतदाता, दूसरा उत्तर प्रदेश का जो प्रवासी वहां पर काम कर रहा है उन लोगों के साथ में उनको फोकस करना, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ लेकर आना। लेकिन महाराष्ट्र में ओवैसी समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि मुसलमानों के एक बड़े नेता के तौर पर, एक बड़े चेहरे के तौर पर वहां पर उन्होंने अपना जनाधार बना रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भले उनको कुछ ना मिला हो, लेकिन 2 विधायक उनके वहां से रहे हैं। लोकसभा में भी उनका एक सांसद रहा है उस महाराष्ट्र में। इस चुनाव में भले वो हार गए, लेकिन उनका एक जनाधार है। तो समाजवादी पार्टी बेसिकली इस कोलैबोरेशन को, इस गठबंधन को बड़े कैनवास पर देख रही है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते, उनको भी ये पता है कि कांग्रेस एक बड़ा हाथी है और उसके साथ चलने में, छाव में चलने में फायदा ही मिलेगा, दूसरे राज्यों में उनको सपोर्ट ही मिलेगा। महाराष्ट्र में अगर वो 12 सीटें अखिलेश यादव मांग रहे हैं और उनको 4 सीटें भी मिल गई, तो 2 विधायक उनके हैं, 4 पर चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है? वो दूरगामी परिणाम है। लेकिन बात यहां पर यही है कि वो दूसरे राज्यों तक पहुंच जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी तक पहुंच जाएंगे। अखिलेश यादव अब दूसरे राज्यों में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिक्कत परेशानी के गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात को वो शर्तों पर लगातार कहते रहे। जम्मू कश्मीर में भी वो गए, इंडिया अलायंस के वहां पर सारे बड़े घटक दल के नेता मौजूद थे, उन्होंने वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये बताया कि हम इंडिया अलायंस के मजबूत घटक दल के तौर पर हैं और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो टीम को एक साथ होना पड़ेगा, इंडिविजुअल नहीं चुनाव जीते जा सकते, सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने वो करके भी दिखाया है। तो पार्टी अलायंस में लड़ेगी, सीटों के गठबंधन के साथ लड़ेगी और अखिलेश यादव उन तमाम बारीक चीजों को फूक फूक कर कदम रखना है। कल जो मीरापुर का एक छोटी सी बात, ठीक है शबाब, आऊंगी आपके पास, वक्त की भी कमी है। निकिता, आपसे सवाल, सुंबुल राणा पे इतना भरोसा आखिर क्यों समाजवादी पार्टी को?
देखिए, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी अगर किसी कैंडिडेट पे क्यों इतना भरोसा कर रही है, उनके आपसी मंथन की बात है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ एक चीज जरूर क्लियर है कि अगर समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है और कांग्रेस को कुछ सोच समझ के 2 सीटें दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर क्लियर है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं उसी का जो परचम है वो लहराने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उनके लिए यहाँ पर कमबैक करने का एक अच्छा मौका है। हालांकि सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि सभी सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि वो गलतियां जो चीजें हुई थी उसको रिपीटिशंस ना करके, दोबारा उसको रिपीट ना करके किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होते हैं, किन कैंडिडेट टफ फाइट दे सकते हैं, क्योंकि मिल्कीपुर सीट अभी फिलहाल होल्ड पर कर दी है। और अगर 9 सीटों की बात की जाए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एंगल से ये एक संक्षिप्त में आपको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पर एक सीट उन्होंने मीरापुर की सीट आरएलडी को देने का यहाँ जो फैसला किया है, वहीं पर अभी निषाद पार्टी में कहीं ना कहीं अपसेट सी चीजें देखने को जरूर मिल रही है। यही एक वजह है कि डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का टाइम भी मांगा था। 2 सीट की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सहमति नहीं बना पा रही है कि उनको सीट देनी है या नहीं। यही एक एंगल ये भी देखने की बात होगी कि यहाँ सहयोगी दलों को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकती है, क्योंकि अगर उन्हें एक लॉन्ग टर्म की बात सोचनी है, क्योंकि 5 सीटों में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की थी, जबकि 2 सीटें सहयोगी दल की थी। अब यहाँ देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो ऑलरेडी फील्ड में अपने 6 कैंडिडेट उतार चुकी है, 8 सीट पे खुद लड़ेगी, 2 सीट से अलायंस करके लड़ रही है, और बीजेपी अपने किन किन सहयोगी दलों को सीट देगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के एंड से कोई नाम फाइनलाइज होकर के जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि अभी भी मंथन लगातार चल रहा है और माना जा रहा है 2 से 3 दिन में जो कैंडिडेट्स हैं वो जरूर आएंगे मैदान में। ठीक है, निकिता, मोहम्मद शबाब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नवीन दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मंथन का वक्त चल रहा है, सीटों पर जो लड़ाई है वो भी काफी ज्यादा कड़ी नजर आ रही है। 8 सीटों पे सपा, 2 सीटों पे कांग्रेस, और ये लड़ाई कितनी ज्यादा मजबूत होने वाली है, बीजेपी को कितनी ज्यादा टक्कर देने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना है। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।